नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी का विशेष कार्यक्रम सार्थक संवाद। मैं हूं आपके साथ शालिनी खंडेलवाल। भारतीय संस्कृति संवाद की संस्कृति है। विचार विमर्श और चर्चा इस संस्कृति का अभिन्न अंग है। विचार विमर्श की इस संस्कृति को देश की सर्वोच्च संस्था ने भी आगे बढ़ाया है। संसद में जन सरोकार से जुड़े मुद्दों पर बहस की एक परंपरा रही है। इन चर्चाओं ने न सिर्फ समस्याओं की सही तस्वीर सामने लाने में मदद की है, बल्कि जनप्रतिनिधियों की भूमिका को, उनके कर्तव्यों को रेखांकित किया है और समस्याओं के समाधान का रास्ता दिखाया है। बहस की इन्हीं कड़ियों को एक सिलसिला देने की कोशिश है हमारा ये विशेष कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम हर बार किसी एक मुद्दे को उठाते हैं, उससे जुड़े विधेयक पर संसद के दोनों सदनों में हुई चर्चा का इतिहास खंगालते हैं। अलग अलग समय में उस विषय पर क्या बहस हुई, इसकी पड़ताल करते हैं। इसी कड़ी में आज चर्चा आरक्षण पर। सवाल ये उठता है कि इस देश में आरक्षण जैसी व्यवस्था की जरूरत आखिर क्यों पड़ी। आरक्षण का उद्देश्य केंद्र और राज्य में सरकारी नौकरियों, कल्याणकारी योजनाओं, चुनाव और शिक्षा में समाज के कमज़ोर तबके के लोगों की हिस्सेदारी को सुनिश्चित करना था। समाज की मुख्यधारा से अलग थलग पड़े वर्गों को मुख्यधारा से जोड़ना था। उन्हें शिक्षा और नौकरी में विशेष अवसर प्रदान कर उनकी भागीदारी को बढ़ाना था। भारत में आरक्षण की शुरुआत 1882 में हंटर आयोग के गठन के साथ हुई थी। उस समय सुप्रसिद्ध समाज सुधारक महात्मा ज्योतिराव फुले ने सभी के लिए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा तथा अंग्रेज सरकार की नौकरियों में आनुपातिक आरक्षण यानी प्रतिनिधित्व की मांग की थी। 1891 के आरंभ में ट्रावनकोर के सामंती रियासत में सार्वजनिक सेवा में योग्य मूल निवासियों की अनदेखी करके विदेशियों की भर्ती करने के खिलाफ प्रदर्शन के साथ सरकारी नौकरियों में आरक्षण के लिए मांग उठाई गई। 1901 में महाराष्ट्र की सामंती रियासत कोल्हापुर में शाहूजी महाराज द्वारा आरक्षण की शुरुआत की गई थी। इसे संपूर्ण भारत में दलित वर्गों के कल्याण के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने वाला पहला सरकारी आदेश माना जाता है। 1908 में अंग्रेजों द्वारा अनेक जातियों और समुदायों के पक्ष में आरक्षण शुरू किया गया। 1916 में माइनॉरिटीज के अधिकार की मांग उठने लगी। तब अंग्रेजों ने उनके लिए पृथक चुनाव की व्यवस्था कर उन्हें अलग अलग धर्मों और जातियों में बांट दिया। 1921 में मद्रास प्रेसिडेंसी ने जातिगत सरकारी आज्ञा पत्र जारी किया, जिसमें गैर ब्राह्मणों के लिए 44%, ब्राह्मणों के लिए 16%, मुसलमानों के लिए 16%, एंग्लो इंडियंस और ईसाइयों के लिए 16% और अनुसूचित जनजातियों के लिए 8% आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। 1931 में अनुसूचित जातियों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट या पृथक चुनाव की बात उठी। इस पूरे घटनाक्रम की नींव में था औपनिवेशिक ब्रिटिश सरकार का सांप्रदायिक पंचाट। 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक पंचाट या सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा की थी। इस निर्णय में मुस्लिम और सिख की तरह ब्रिटिश सरकार ने अनुसूचित जातियों को भी हिंदुओं से अलग समुदाय की मान्यता दे दी थी। गांधी जी ने अनुसूचित जाति को मिले पृथक निर्वाचन मंडल तथा 2 मतों के अधिकार के विरोध में आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया। लंबे विवाद के बाद 24 सितंबर 1932 को शाम 5 बजे 23 लोगों के हस्ताक्षर के साथ महात्मा गांधी और B.R. अम्बेडकर के बीच एक समझौता हुआ, जिसे आगे चलकर ऐतिहासिक पूना पैक्ट के नाम से जाना गया। इस समझौते के तहत अनुसूचित जाति के लिए अलग निर्वाचन और 2 वोट का अधिकार खत्म हो गया और अंग्रेजों द्वारा दी गई 80 सीटों के बजाय इन्हें 148 सीटें मिली।
1942 में B.R. अम्बेडकर ने अनुसूचित जातियों की उन्नति के समर्थन के लिए अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ की स्थापना की। उन्होंने सरकारी सेवाओं और शिक्षा के क्षेत्र में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण की मांग की। आजादी के बाद संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई। संविधान बनाने वाले माइनॉरिटीज और पिछड़ों के अधिकारों को लेकर बहुत सजग थे। दिसंबर 1946 में संविधान सभा के बनते ही पहले महीने के अंदर जो समितियां बनी, उनमें अल्पसंख्यकों और पिछड़े वर्ग के अधिकारों से जुड़ी समिति भी थी। 1946 के कैबिनेट मिशन प्रस्ताव में अन्य कई सिफारिशों के साथ आनुपातिक प्रतिनिधित्व का प्रस्ताव भी दिया गया था। आजादी के बाद 21 सितंबर 1947 को खुली प्रतियोगिता द्वारा की गई भर्ती में अनुसूचित जाति के लिए 12.5% रिक्तियों के आरक्षण के प्रावधान के निर्देश जारी किए गए। खुली प्रतियोगिता के अलावा अन्य भर्ती के मामले में लगभग 16% आरक्षण निर्धारित किया गया था। बाबा साहेब अम्बेडकर को ये चिंता थी कि भारत में हजारों जातियों में विभाजित लोग एक राष्ट्र कैसे बनेंगे। उन्होंने अपने भाषण में कहा भी, हमें हमारे राजनीतिक प्रजातंत्र को एक सामाजिक प्रजातंत्र भी बनाना चाहिए। सामाजिक प्रजातंत्र एक ऐसी जीवन पद्धति है जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को जीवन के सिद्धांतों के रूप में स्वीकार करती है। सामाजिक धरातल पर भारत में बहुस्तरीय असमानता है। कुछ को विकास के अवसर और अन्य के पतन के। कुछ लोग हैं जिनके पास अकूत संपत्ति है और कुछ लोग घोर गरीबी में जीवन बिता रहे हैं। सेवाओं में अनुसूचित जाति और जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण प्रदान करने का उद्देश्य केवल इन समुदाय के कुछ लोगों को नौकरी देना नहीं है, बल्कि मूल रूप से उन्हें सशक्त बनाना है। इसके साथ ही उन्हें देश की मुख्य धारा से जोड़ना और निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करना भी है। 29 जनवरी 1953 को पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष काका कालेलकर थे। इस आयोग ने सामाजिक पिछड़ेपन को तय करने के लिए 4 मानदंड तय किए। इस मानदंड के अनुसार आयोग ने 2399 तथाकथित अन्य पिछड़ी जातियों यानी ओबीसी की एक सूची तैयार की। काका कालेलकर की अगुवाई में लगभग 2 साल के बाद आयोग ने 30 मार्च 1955 को अपनी रिपोर्ट सौंपी। इस रिपोर्ट का कुछ खास असर नहीं हुआ। मोरारजी देसाई की अगुवाई में बनी पहली गैर कांग्रेसी सरकार ने 20 दिसंबर 1978 को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अगुवाई में नए आयोग की घोषणा की, जिसे मंडल आयोग के नाम से जाना गया। मंडल आयोग ने 12 दिसंबर 1980 को अपनी रिपोर्ट दी। तब तक मोरारजी देसाई की सरकार गिर चुकी थी। इंदिरा गांधी दोबारा सत्ता में आ चुकी थी। मंडल आयोग ने सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक कसौटियों पर तमाम जातियों को परखा। उसमें 3743 अन्य पिछड़ी जातियों की पहचान की गई। देश में इन जातियों की उपस्थिति लगभग 52% थी, जबकि सिर्फ 12.5% सिविल सेवा पदों पर उनका कब्जा था। इसे देखते हुए आयोग ने उनके लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की। भारत में अनुसूचित जाति जनजाति को पहले से 22.5% आरक्षण दिया जा रहा था। इसी कारण इंदिरा गांधी की सरकार इस सिफारिश को लागू करने से बचती रही। मंडल आयोग की सिफारिश को लागू करने का मतलब था 39.5% सीटें आरक्षित कर देना। जब मंडल आयोग की सिफारिश को वीपी सिंह की सरकार ने मान लिया तो इसका देशव्यापी विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने के खिलाफ अखिल भारतीय आरक्षण विरोधी मोर्चे के अध्यक्ष उज्जवल सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। उज्जवल सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने यह मामला 9 न्यायाधीशों की पीठ को सौंप दिया। 16 नवंबर 1992 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने के फैसले को सही ठहराया। इसी याचिका की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% तक कर दी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कुछ दिन बाद ही सरकार ने नौकरियों में पिछड़े वर्गों को 27% आरक्षण देने की अधिसूचना जारी कर दी। देश की आधी आबादी की राजनीति में क्या स्थिति है और बराबरी की हिस्सेदारी प्राप्त करने के लिए उसे अभी कितनी दूरी तय करनी है, इस बात को ध्यान में रखकर महिला आरक्षण विधेयक की कल्पना की गई। सन 2008 में
देश के तत्कालीन विधि मंत्री HR भारद्वाज राज्यसभा में नया और बेहतर महिला आरक्षण विधेयक पेश करने वाले थे, लेकिन संसद के बाहर यूपीए के सहयोगी ही इस बात का विरोध कर रहे थे। समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव और राष्ट्रीय जनता दल के लालू प्रसाद यादव खासतौर से विरोध कर रहे थे। सपा के सदस्यों ने राज्यसभा में इस बिल पर चर्चा से पहले उसे छीनने या फाड़ने की भी कोशिश की थी। उस वक्त कुछ महिला सांसदों ने HR भारद्वाज के चारों ओर एक घेरा बनाकर इस बिल को बचाया था। बिल स्टैंडिंग कमेटी को भेज दिया गया। राज्यसभा में बिल दोबारा पेश होता उससे पहले समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल ने यूपीए से समर्थन वापस ले लिया। बिल तो किसी तरह राज्यसभा से पास हो गया, मगर अगले 4 वर्षों तक लोकसभा से पारित नहीं कराया जा सका। 15वीं लोकसभा के भंग होते ही बिल निष्प्रभावी हो गया। ये चौथी बार था जब संसद में महिला आरक्षण विधेयक पेश तो हुआ, लेकिन पारित न हो सका। महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिलाने के उद्देश्य से आरक्षण दिए जाने की मांग संविधान सभा के बनने के समय से उठती रही है, लेकिन इस मांग का हर बार विरोध किया गया। संविधान सभा में SC/ST आरक्षण के साथ ही महिलाओं के आरक्षण का मुद्दा भी जोर शोर से उठा था। संविधान सभा में 15 महिलाओं के शामिल होने के बाद भी महिलाओं के आरक्षण का सर्वसम्मति से विरोध किया गया। हंसा मेहता, रेणुका रे, दुर्गा बाई, राजकुमारी अमृत कौर सहित ज्यादातर महिलाएं समान नागरिक संहिता के पक्ष में थीं, जो पारित नहीं हुआ। इस समिति में अल्पसंख्यकों एवं पिछड़े वर्गों को बराबरी का अधिकार देने के उद्देश्य से चर्चाएं हो रही थीं। समिति की सदस्य राजकुमारी अमृत कौर ने तब पहली बार औरतों को कानून के समक्ष समाज में और शिक्षा के क्षेत्र में बराबरी का अधिकार दिए जाने की मांग उठाई थी। इस कमेटी का सबसे पहला और अहम काम ये होना चाहिए कि वो कोई ऐसे रास्ते सुझाएं जिससे समाज में माइनॉरिटीज को अलग थलग करने के जो रिवाज हैं उन्हें खत्म कर दिए जाएं। इनमें माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं, अंडर प्रिविलेज्ड हैं, दमित लोग हैं और औरतें भी हैं। मेरे हिसाब से औरतें इस समाज की सबसे बड़ी माइनॉरिटी इकाई हैं। न सिर्फ रस्मो रिवाज हमेशा से हम औरतों के साथ बेरहमी का सलूक करते आए हैं, बल्कि कानून भी हमेशा से औरतों की मुखालिफत में लामबंद रहा है और आज भी है। लेकिन औरतों ने कभी अपने आप को इस समाज से अलग नहीं माना है, ना आगे मानेंगे। हम सिर्फ इतना मांग रहे हैं कि औरतों को भी कानून के समक्ष, समाज में और शिक्षा के मामले में बराबरी के हक मिले। हंसा मेहता ने कहा, हमने कभी विशेषाधिकार नहीं मांगा है, हम केवल सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय मांगते हैं। वर्ष 1974 में संसद में महिलाओं के प्रतिनिधित्व का मुद्दा भारत में महिलाओं की स्थिति के आकलन संबंधी समिति की रिपोर्ट में उठाया गया। राजनीतिक इकाइयों में महिलाओं की कम संख्या का जिक्र करते हुए रिपोर्ट में पंचायतों और स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करने का सुझाव दिया गया। 1993 में संविधान में 73वें और 74वें संशोधन के तहत पंचायतों और नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित की गईं। 1996 में महिला आरक्षण विधेयक को पहली बार HD देवेगौड़ा सरकार ने 81वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में संसद में पेश किया था। I would like to make it clear. In 1994 assembly election, when we fought, the assurance was given in our manifesto to provide 33.1 to around 1/3% for the ladies in assemblies and Lok Sabha. 1996 में ही पहली बार कोशिश करने के बाद बिल को फिर 1998 और 1999 तथा 2008 में पारित कराने की कोशिश हुई। कभी इस बिल का प्रॉक्सी कल्चर को बढ़ावा देने की बात कहकर विरोध हुआ, तो कभी सरपंच पति बढ़ जाएंगे इसका डर दिखाकर। देवेगौड़ा सरकार अल्पमत में आ गई और 11वीं लोकसभा को भंग कर दिया गया। 1998 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने लोकसभा में इस विधेयक को फिर से पेश किया, लेकिन गठबंधन की मजबूरियों और भारी विरोध के चलते ये लैप्स हो गया। 1999, सन 2002 और 2003 में इसे फिर लाया गया, लेकिन हर बार नतीजा सिफर ही निकला।
2008 में मनमोहन सिंह सरकार ने लोकसभा और विधानसभाओं में 33% महिला आरक्षण से जुड़ा 108वां संविधान संशोधन विधेयक राज्यसभा में पेश किया। इसके 2 बरस बाद 2010 में तमाम राजनीतिक अवरोधों को दरकिनार कर इस विधेयक को राज्यसभा में पारित करा दिया गया। इस मामले में कांग्रेस को बीजेपी और वाम दलों के अलावा अन्य दलों का साथ भी मिला, लेकिन लोकसभा में 265 सीटें होने के बावजूद मनमोहन सिंह सरकार विधेयक को पारित नहीं करा पाई। यूपीए 2 के दौरान महिला आरक्षण बिल पास होने की सबसे ज्यादा उम्मीद थी। जब बिल पेश हुआ तब बीजेपी और लेफ्ट दल इसके समर्थन में थे, किंतु लोकसभा में 22 सांसदों वाली सपा और 4 सांसदों वाली आरजेडी ने इस विधेयक का जमकर विरोध किया। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो मुलायम सिंह ने तब कहा था कि मुस्लिमों और दलितों के लिए आरक्षण होना चाहिए। वहीं राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि सरकार हम पर बिल लादने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस किसी की सुनना नहीं चाहती। बिल में असली भारत की झलक दिखनी चाहिए। कांग्रेस महिलाओं और मुस्लिमों को पीछे छोड़ रही है। सदन में सपा और राष्ट्रीय जनता दल के सांसदों ने खूब बवाल मचाया और फिर ढाक के 3 बात। आखिरकार महिलाओं के आरक्षण का ये विधेयक पास नहीं हो पाया। गौरतलब है कि कोई भी लंबित विधेयक लोकसभा भंग होने के बाद निष्प्रभावी हो जाता है। इस प्रकार ये विधेयक भी निष्प्रभावी हो गया। 9 दिसंबर 2021 को लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अतीत में संसद में महिला आरक्षण को लेकर 3 विधेयक पेश किए गए, लेकिन किसी न किसी कारण से ये पारित नहीं हो सके। संविधान में संशोधन के लिए इस मुद्दे पर किसी भी विधेयक को लाने से पहले सभी राजनीतिक दलों को आपसी सहमति के आधार पर सावधानीपूर्वक विचार विमर्श करने की जरूरत है। रिजिजू ने जोर देकर कहा कि लैंगिक न्याय सरकार की महत्वपूर्ण प्रतिबद्धता है, लेकिन इस विधेयक पर सभी राजनीतिक दलों की सहमति होनी चाहिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण प्रदान किया गया है, बशर्ते ये साबित किया जा सके कि वे औरों के मुकाबले सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं। आरक्षण की शुरुआत सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए की गई थी, लेकिन बाद के दौर में आर्थिक आधार पर आरक्षण से जुड़े मुद्दे की मांग भी प्रमुखता से उठने लगी। हालांकि संविधान में आर्थिक आधार पर आरक्षण का कोई जिक्र नहीं है। 124वें संविधान संशोधन के खिलाफ कई लोगों और संस्थाओं ने उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर करते हुए इसे संविधान के मूल ढांचे और भावना के प्रतिकूल बताया था। इन याचिकाओं की सुनवाई के लिए उच्चतम न्यायालय ने अटॉर्नी जनरल द्वारा प्रस्तावित 3 प्रश्नों पर विचार का निर्णय लिया। क्या 103वां संविधान संशोधन संविधान के मूल ढांचे के विरुद्ध है? क्या ये गैर सरकारी सहायता प्राप्त अथवा निजी शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए आरक्षण का प्रावधान करने के कारण संविधान की मूल भावना का उल्लंघन करता है? क्या ये आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को दिए गए आरक्षण में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों को शामिल न करने के कारण असंवैधानिक है? सरकारी आंकड़ों के अनुसार देश में 21.95% लोग गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं। तत्कालीन योजना आयोग, जो अब नीति आयोग है, ने सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के NSSO द्वारा किए गए घरेलू उपभोक्ता व्यय पर बड़े नमूना सर्वेक्षण के आधार पर गरीबी रेखा का अनुमान लगाया था। 7 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने विधेयक को हरी झंडी देते हुए आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों को 10% आरक्षण दिए जाने पर मुहर लगा दी। हालांकि 5 सदस्यीय पीठ में से 3 जज ने इसके पक्ष में और 2 जज ने इसके खिलाफ फैसला दिया है। अब इसके बाद ये उम्मीद लगाई जा सकती है कि आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्ति को अब राहत मिल सकेगी। इन सब के बीच आरक्षण को लेकर एक और मामला सामने आ रहा है। ये मामला दरअसल धर्मांतरण के बाद मिलने वाले आरक्षण को लेकर है। केंद्र सरकार ने पूर्व प्रधान न्यायाधीश KG बालकृष्णन की अध्यक्षता में एक आयोग गठित कर दिया। ये आयोग तय करेगा कि क्या धर्मांतरण के बाद भी दलितों को आरक्षण का लाभ मिले। धर्मांतरण के बाद आरक्षण को लेकर अभी भी नियम हैं।
संविधान SC आदेश 1950 कहता है कि हिंदू या सिख धर्म या बौद्ध धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म को मानने वाले व्यक्ति को अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जा सकता है। मतलब अभी सिर्फ हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म के अनुसूचित जाति समुदाय के लोग आरक्षण और दूसरी सुविधाओं का फायदा उठा सकते हैं। अगर कोई इस्लाम या ईसाई धर्म अपनाता है तो उसे आरक्षण और अन्य दूसरी सुविधाओं का लाभ नहीं मिलता है। हाँ, अगर वो फिर से हिंदू धर्म में आ जाता है तो उसे लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। इसी को लेकर विवाद है। लंबे समय से मुस्लिम और ईसाई समूहों की मांग है कि उन दलितों के लिए आरक्षण की समान स्थिति रखी जाए जिन्होंने उनका धर्म अपना लिया है। इस पर फैसला करने के लिए केंद्र सरकार ने हाल ही में एक कमेटी का गठन किया है। ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से अपना स्टैंड क्लियर करने को बोला था। यही कारण है कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस KG बालकृष्णन की अगुवाई में एक कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी का कार्यकाल 2 साल का होगा। सरकार की कोशिश रही है कि कमजोर तबके को मुख्य धारा से जोड़ा जाए, फिर चाहे वो सामाजिक रूप से कमजोर हो, आर्थिक रूप से या शारीरिक रूप से, यानी दिव्यांगजन ही क्यों न हो। सभी को शिक्षा में, नौकरी में आरक्षण की सुविधा दी गई है। अगर कहीं कुछ छूट गया है तो उसको भी जोड़ने की कोशिश की गई है। सार्थक संवाद के इस एपिसोड में आपने देखा कि आरक्षण पर अलग अलग समय पर चर्चाओं और बहस के जरिए भारतीय समाज में सम्मान और समान अवसर का प्रयास किया गया है। स्वस्थ और सार्थक संवाद ही लोकतंत्र का आधार है। सार्थक संवाद के इस एपिसोड को आप संसद टीवी के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। हमें आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा। आप देखते रहिए संसद टीवी। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।